स्वागत है आप सभी का आज के इस नए एक्सप्लेनर में। इंटरनेट कैसे काम करता है, इसके पीछे छिपे रहस्य हमेशा से ही बेहद दिलचस्प रहे हैं। आज हम नेटवर्क के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से यानी राउटर की गहराई में गोता लगाने वाले हैं। हम जानेंगे कि राउटिंग टेबल्स असल में काम कैसे करती हैं और ये इतनी सटीक डायनामिक कैलकुलेशन कैसे कर लेती हैं कि आपका डेटा पलक झपकते ही दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाता है। तो चलिए पूरी ऊर्जा के साथ इसे समझना शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे इस विषय में उतरते हैं और इस सबसे बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोच कर देखिए, दुनिया भर में करोड़ों डिवाइस हैं, तारों और सिग्नल्स का एक लगभग अनंत जाल बिछा है। फिर भी एक छोटा सा डेटा पैकेट बिना भटके अपनी सटीक मंजिल तक पहुंच जाता है। आखिर इस पूरे ट्रैफिक में उसे सही रास्ता दिखाता कौन है? आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र इस पर डालते हैं। हम राउटर के बुनियादी परिचय से शुरुआत करेंगे, राउटिंग टेबल के अंदर झांकेंगे, स्टैटिक और डायनामिक राउटिंग के बीच का फर्क समझेंगे। फिर देखेंगे कि डायनामिक टेबल्स खुद को कैसे तैयार करती हैं और अंत में एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल उदाहरण भी सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, राउटर का परिचय। नेटवर्क कम्युनिकेशन की इस पूरी दुनिया में राउटर की भूमिका सबसे अहम होती है। तो असल में राउटर है क्या? आसान भाषा में कहें तो राउटर एक नेटवर्क लेयर डिवाइस है। इसका मेन काम है डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक सही सलामत पहुंचाना और मल्टीपल नेटवर्क्स के बीच सबसे बेहतरीन रास्ता यानी ऑप्टिमल पाथ चुनना। इसे आप एक बेहद स्मार्ट ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह समझ सकते हैं, जो हर पैकेट को स्कैन करता है और उसे सही दिशा दिखाता है ताकि वो सबसे कम समय में अपनी मंजिल तक पहुंच सके। अब जरा इसे विजुअली समझते हैं। सोर्स से निकला एक अकेला पैकेट अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई सीधी छलांग नहीं लगाता, बिल्कुल नहीं। उसे कई राउटर्स के जाल से होकर गुजरना पड़ता है। हर राउटर इस पैकेट को रिसीव करता है, उसे प्रोसेस करता है और फिर अगले राउटर की तरफ फॉरवर्ड कर देता है जब तक कि वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक न पहुंच जाए। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, हर राउटर ये फैसला करता कैसे है कि पैकेट को भेजना किस दिशा में है? इसका जवाब छिपा है राउटिंग टेबल में। ये टेबल राउटर की एक पर्सनल डिक्शनरी की तरह काम करती है। यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि राउटर किसी भी डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को सीधे एक आउटगोइंग पोर्ट के साथ कैसे मैप करता है। मान लीजिए पैकेट का डेस्टिनेशन आईपी 192.168.1.10 है, तो राउटर तुरंत टेबल चेक करेगा और उसे पोर्ट 1 से बाहर भेज देगा। बस इतना ही सिंपल है, एड्रेस देखो और बाहर जाने का रास्ता निकाल लो। यहाँ एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है। भले ही एक पैकेट एक राउटर से दूसरे राउटर तक लगातार उछलता रहे और हर हॉप पर उसके फिजिकल या मैक एड्रेस बदलते रहे, लेकिन पैकेट का फाइनल डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस अपनी पूरी यात्रा के दौरान बिल्कुल नहीं बदलता। ये आईपी एड्रेस एक अचूक गाइड की तरह है, जिसे देखकर ही नेटवर्क का हर राउटर अपना काम कर पाता है। अब एक छोटी सी मुश्किल सामने आती है, ये राउटिंग टेबल्स राउटर के अंदर आखिर आती कहाँ से है? यही एंट्री होती है स्टैटिक बनाम डायनामिक राउटिंग की। यहाँ हमारे पास दो अलग अलग अप्रोच हैं। पहली है स्टैटिक राउटिंग टेबल, जिसे एक नेटवर्क एडमिन खुद अपने हाथों से टाइप करके बनाता है। ये बहुत ही उबाऊ और मेहनत का काम है। ये टेबल्स फिक्स होती हैं, मतलब अगर नेटवर्क का कोई तार या लिंक टूट जाए तो ये खुद को बदल नहीं सकती। इसके बिल्कुल उलट होती हैं डायनामिक राउटिंग टेबल्स। ये कमाल की होती हैं। ये समय समय पर अपने आप अपडेट होती रहती हैं। अगर कोई नया कंप्यूटर जुड़ जाए या कोई पुराना लिंक टूट जाए तो ये बिना किसी इंसानी दखल के तुरंत नए माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेती हैं। और सच कहूँ तो हमारे इतने विशाल इंटरनेट को चलाने के लिए इसी डायनामिक अप्रोच की ही ज़रूरत होती है। तो फिर ये डायनामिक टेबल्स असल में खुद को पॉपुलेट कैसे करती हैं? चलिए इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझते हैं, खासतौर पर डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल पर फोकस करते हुए। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एक बहुत ही चतुर डायनामिक प्रोटोकॉल है। देखिए, शुरुआत में किसी भी राउटर को पूरे नेटवर्क के बारे में कुछ नहीं पता होता। उसे सिर्फ अपने सीधे जुड़े हुए पड़ोसियों की जानकारी होती है। पूरे नेटवर्क का एक मैप बनाने के लिए ये राउटर्स लगातार एक दूसरे के साथ हेलो पैकेट्स और अपनी राउटिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने पड़ोसियों से पूछकर पूरे शहर का रास्ता जान लें। अगर हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखें तो सबसे पहले राउटर्स अपने सीधे पड़ोसियों को खोजने के लिए नेटवर्क में हेलो पैकेट्स भेजते हैं। फिर अपनी लोकल दूरी या जिसे हम कॉस्ट कहते हैं, उसके साथ एक शुरुआती टेबल बनाई जाती है।
जो डेस्टिनेशन सीधे नहीं जुड़े हैं उन्हें शुरुआत में इनफाइनाइट कॉस्ट दे दी जाती है, क्योंकि वहां तक का रास्ता भी पता ही नहीं है। और फिर शुरू होता है असली काम। राउटर्स अपने वेक्टर्स की जानकारी अपने पड़ोसियों के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी टेबल्स को लगातार अपडेट करते जाते हैं। थ्योरी तो बहुत हो गई, लेकिन ये पूरी गणित असल में काम कैसे करती है? चलिए इसे एक बेहतरीन प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक नोड C है और इसे नोड A तक पहुंचने के लिए सबसे सस्ता यानी सबसे कम कॉस्ट वाला रास्ता खोजना है। नोड C की अपने पड़ोसी नोड B तक पहुंचने की डायरेक्ट कॉस्ट 1 है, वहीं दूसरे पड़ोसी नोड D तक की डायरेक्ट कॉस्ट 4 है। अब पड़ोसी B जानकारी शेयर करते हुए बताता है कि भाई मेरे पास से A तक जाने की कुल कॉस्ट 15 है, और पड़ोसी D बताता है कि मेरे पास से A तक जाने की कॉस्ट सिर्फ 5 है। बस यही हमारा शुरुआती डेटा है। कैलकुलेशन शुरू करने से पहले नोड C अपने पड़ोसियों से मिले इस कच्चे डेटा को देखता है। साफ दिख रहा है कि C के पास 2 विकल्प हैं, या तो वो B के जरिए जाए या फिर D के जरिए। टेबल में हम देख सकते हैं कि B तक जाने का लोकल खर्च 1 है और वहां से आगे जाने का खर्च 15 है, जबकि D तक जाने का खर्च 4 है और वहां से आगे का 5 है। अब नोड C अपनी कैलकुलेशन शुरू करता है। चलिए इसके साथ मिलकर हिसाब लगाते हैं। पहला कदम, B के रास्ते की कुल कॉस्ट। खुद से B तक जाने की कॉस्ट 1 प्लस B से A तक की कॉस्ट 15, तो कुल कॉस्ट हुई 16। अब दूसरा कदम, D के रास्ते की कैलकुलेशन। खुद से D तक की कॉस्ट 4 प्लस D से A तक की कॉस्ट 5, तो कुल हुआ 9। तीसरा कदम, नोड C इन दोनों की तुलना करता है। क्योंकि 9 16 से कम है, राउटर बिना किसी झिझक के नोड D वाले रास्ते को अपना ऑप्टिमल पाथ चुन लेता है। और इस छोटी सी लेकिन शानदार कैलकुलेशन का फाइनल रिजल्ट क्या होता है? ये नई डायनामिकली अपडेटेड राउटिंग टेबल। नोड C ने अपनी टेबल में सफलता से ये दर्ज कर लिया है कि नोड A तक पहुंचने की सबसे बेहतरीन कॉस्ट 9 है, और इसके लिए पैकेट का नेक्स्ट हॉप यानी अगला कदम नोड D होगा। इसी तरह ये एल्गोरिदम हर बार हर सिचुएशन में नया और बेहतरीन रास्ता सीखता रहता है। अब अगर इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा मैक्रो लेवल पर देखें तो हम पाते हैं कि डिस्टेंस वेक्टर तकनीक स्मार्ट तो है, लेकिन इसकी अपनी कुछ कमियां हैं। क्योंकि इसमें नोड्स केवल अपने पड़ोसियों का डेटा जानते हैं, इसलिए नेटवर्क में होने वाले किसी बड़े बदलाव को पूरी तरह अपनाने में थोड़ा समय लग जाता है, जिसे हम धीमी कन्वर्जेंस कहते हैं। और कभी-कभी इससे राउटिंग लूप्स भी बन सकते हैं। इसके एडवांस्ड विकल्प के रूप में लिंक स्टेट प्रोटोकॉल आता है। यहाँ हर नोड के पास पूरे नेटवर्क का एक ग्लोबल मैप होता है, और ये डिजेक्स्ट्रा एल्गोरिज्म का इस्तेमाल करके बहुत ही तेजी से और गजब की सटीकता के साथ कैलकुलेशन करता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही गहरा सवाल आपके लिए छोड़कर जाना चाहता हूँ। आज जिस तेजी से और जिस विशाल स्तर पर दुनिया भर के नेटवर्क्स का विस्तार हो रहा है, उसे देखते हुए भविष्य में हमारी ये राउटिंग टेबल्स कैसे इवॉल्व होंगी, वो बिना हार्डवेयर को क्रैश किए इस अनंत ट्रैफिक को कैसे संभालेंगी, इस पर जरूर सोचिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये चर्चा राउटर्स और उनके काम करने के स्मार्ट तरीके को गहराई से समझने में आपके लिए मददगार साबित हुई होगी। लगातार नई चीजें सीखते रहिए।